नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने काका कालेकर आयोग और मंडल आयोग की बात की थी। अभी हम पिछड़े वर्गों में आंदोलन की बात करेंगे। अपनी सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं जातीय सोपान में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने की दृष्टि से तथा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के आंदोलन हुए। इन आंदोलनों का प्रमुख केंद्र दक्षिणी भारत ही रहा। बम्बई में सन 1873 में ज्योतिबा राव फूले नामक माली जाति के एक व्यक्ति ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस समाज द्वारा संचालित आंदोलनों में भाग लेने वाली मध्यम श्रेणी की जातियां जैसे तेली, कुंभी, सती, माली इत्यादि थी। फूले ने आम जनता के लिए दो पुस्तकें लिखी, सार्वजनिक सत्य धर्म तथा गुलामगिरी। ये पुस्तकें पिछड़े वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गईं। फूले ने ब्राह्मणों के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन चलाया। ब्राह्मणों के विरोध के साथ साथ इस समाज ने स्त्री मुक्ति तथा शिक्षा, समाज सेवा, महिला सुधार, अनाथालय तथा लोगों में शिक्षा के प्रसार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। फूले ने सांस्कृतिक हिंदूवाद का विरोध किया, अतः उनके आंदोलन को सांस्कृतिक क्रांति भी कहा जाता है। मूलतः उनका आंदोलन ब्राह्मण विरोधी था, अतः ब्राह्मणों ने फूले के आंदोलन का जमकर विरोध किया। कोल्हापुर के महाराजा ने भी 1900 में गैर ब्राह्मण आंदोलन को प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे यह आंदोलन दक्षिण के अन्य राज्यों में भी फैल गया और कामा रेड्डी, वेलाला जैसी मध्यम श्रेणी की जातियों ने संगठित होकर ब्राह्मणों का विरोध किया। ईबी रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1949 में अन्नादुराई ने द्रविड़ मुनेत्र कड़नम की तथा 1970 में एमजी रामचंद्रन ने अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़नम की स्थापना की। ये दोनों ही राजनीतिक दल ब्राह्मण विरोधी थे। केरल में इजावाह जाति में श्री नारायण धर्म परिपालन नामक एक सुधारवादी आंदोलन चला, जिसमें गैर ब्राह्मण जातियों के उत्थान पर बल दिया गया। श्री नारायण गुरु स्वामी इस आंदोलन के प्रणेता थे। इस आंदोलन ने इजावाह, नारायण एवं अन्य पिछड़े वर्गों को स्कूलों, राजकीय सेवाओं एवं मंदिरों में प्रवेश तथा सड़कों का उपयोग एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयत्न किया। दक्षिण में पिछड़े वर्गों के आंदोलनों के प्रमुख उद्देश्य थे। पहला है ब्राह्मणवाद का विरोध, दूसरा पिछड़े वर्गों में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, तीसरा जातीय सोपान में उच्च स्थिति प्राप्त करना। इन आंदोलनों के कारण पिछड़े वर्गों में चेतना पैदा हुई और उनका राजनीतिकरण हुआ। पिछड़े वर्गों के आंदोलन ब्राह्मण विरोधी क्यों रहे, इनके कारणों को समझना अत्यंत आवश्यक है। जातीय सोपान में सदैव ही ब्राह्मणों की स्थिति उच्च रही है। जैसे कि आप जानते हैं, अंग्रेजों के समय में भी इन्होंने पश्चिमी शिक्षा ग्रहण कर सरकार के उच्च पदों को प्राप्त कर लिया। साथ ही उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति और विशेषाधिकार भी प्राप्त रहे। इन्होंने अन्य वर्गों को कई सुविधाओं से वंचित ही नहीं किया, वरन उन पर अनेक निर्योग्यताएं भी लाद दी। अतः पिछड़े वर्ग के जिन लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर अपनी स्थिति ऊंची कर ली, उन्होंने ब्राह्मणों के सामाजिक एवं राजनीतिक आधिपत्य को समाप्त करने एवं पिछड़े वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया। पिछड़े वर्गों के आंदोलन मध्यम श्रेणी की जातियों की आकांक्षाओं एवं कुंठाओं के प्रतीक भी है। शैक्षणिक एवं सरकारी नौकरियों में किए गए सर्वेक्षणों से भी ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्ञात होता है। मद्रास राज्य में 1886 से 1910 के बीच जितने स्नातक थे, उनमें से 71% ब्राह्मण जाति के थे। 1921 में राज्य में ब्राह्मणों में शिक्षा का प्रतिशत 18 था, जबकि पिछड़े वर्ग की जाति वेलाला में 2% थी। 1913 में 478 हिंदू सरकारी अधिकारियों में से 350 ब्राह्मण थे। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में भी ब्राह्मण ही अगुवा थे। इन तथ्यों के आधार पर पिछड़े वर्गों के असंतोष, उनकी ब्राह्मण विरोधी भावना और उनके आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है।
एक तथ्य यह भी है कि पिछड़े वर्गों में अधिकांशतः कृषक जातियां हैं, जो संख्या में अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से प्रभु जातियां कही जा सकती हैं। इन जातियों ने सामुदायिक विकास योजनाओं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, हरित क्रांति, पंचायती राज एवं वयस्क मताधिकार का अधिकतम फायदा उठाया है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा हुई है तथा उन्होंने राज्य स्तर पर अखिल भारतीय स्तर के संगठन भी बनाए हैं और उनका राजनीतिक लाभ भी उठाया है। यह बात बिहार की कुर्मी एवं यादव जातियों तथा उत्तर प्रदेश की अहीर, जाट, गुर्जर जातियों के लिए खरी उतरती है। इस प्रकार से पिछड़े वर्गों की जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार होने पर उन्होंने पिछड़े वर्गों के आंदोलनों को जन्म दिया। वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना, हरित क्रांति, पंचायती राज, जागीरदारी उन्मूलन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं वयस्क मताधिकार के कारण पिछड़े वर्गों की मध्यम श्रेणियों का आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाकर वे अब संपन्न हुई हैं। अब वे उन निर्योग्यताओं की शिकार नहीं है जो आज़ादी से पूर्व थी। अब वे विभिन्न क्षेत्रों के अन्य उच्च जातियों के समान ही लाभ उठा रही हैं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है। कर्नाटक में पिछड़े वर्गों को 40%, आंध्र प्रदेश में 25%, केरल में 25% और बिहार में 26%, महाराष्ट्र में 14% और उत्तर प्रदेश में 58 जातियों को पिछड़ी मानकर उन्हें 15%, जम्मू कश्मीर में 40% और राजस्थान में 52 जातियों को इसमें सम्मिलित किया गया। अक्टूबर 1999 में भरतपुर व धौलपुर के जाटों को छोड़कर शेष स्थानों के जाटों को भी सूची में सम्मिलित कर लिया गया। राज्य सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए आय की सीमा जो पहले 1 लाख रुपये वार्षिक थी को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी। सरकारी नौकरियों, स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में राज्य सरकार ने 21% आरक्षण की व्यवस्था की है। इसमें राज्य की 42.5% जनसंख्या सम्मिलित है। मेव, विश्नोई, पीटल, सिंधी, भोमिया एवं राजपूत आदि जातियों को भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने के प्रयास चल रहे हैं। अब ये बंधुआ मजदूर आते हैं। कमज़ोर वर्ग में हम बंधुआ मजदूरों को भी सम्मिलित करते हैं, जो देश में भीषण गरीबी और दासता के प्रतीक है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये गरीब लोग सेठ साहूकार से इस शर्त पर ऋण ले लेते हैं कि जब तक वे उनका ऋण नहीं चुका देते तब तक उधार देने वाले परिवार के यहाँ काम करेंगे। उधार देने वाला ऋणी व्यक्ति से गुलामों की तरह खेत पर, घर पर या अपने व्यवसाय में काम लेता है। इस प्रकार बंधुआ मजदूर गरीबी की चरम सीमा, दासता और शोषण एवं मानव के मौलिक अधिकारों की हत्या के जीते जागते उदाहरण बन गए हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या बंधुआ मजदूरों की है। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने एवं उनके पुनर्वास की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यह एक नैतिक दायित्व है, साथ ही यह प्रजातंत्र एवं समाजवादी समाज की स्थापना एवं लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में एक आवश्यक चरण है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत भिक्षावृत्ति एवं बेगार को समाप्त कर दिया गया, फिर भी देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूर प्रणाली विभिन्न रूपों से प्रचलित है। कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम भी बनाए, किंतु उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में बंधुआ मजदूरों की समस्या पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और नवीन आर्थिक कार्यक्रमों से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आशा की नई किरण दिखाई दी। इस कार्यक्रम में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के महत्व को दर्शाया गया। देश में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय श्रम संस्थान के साथ आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 295 जिलों के 1000 गांवों का मई एवं अक्टूबर 1978 में एक सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण विभिन्न राज्यों में बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करता है। सर्वेक्षण से ज्ञात होता है
कि उड़ीसा को छोड़कर देश में 24.4 लाख बंधुआ श्रमिक है। देश में कुल बंधुआ श्रमिकों मजदूरों के 80% लोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हैं। अब तक देश में 2,82,368 बंधुआ मजदूरों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 6,434 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से मजदूरों का पुनर्वास किया गया है। राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे इस कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन व 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जोड़ें। बिहार के सरदार एवं मध्यम वर्ग के कई लोग जनजातियों के स्त्री पुरुषों को बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए त्रिपुरा राज्य में ले गए, जहां उनसे ईंट बनवाने का कार्य किया जाता है। उन्हें वहां न तो उचित मजदूरी दी जाती है और न ही उनको कोई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्त्री मजदूरों के साथ तो दुर्व्यवहार भी किया जाता है। उन्हें एक निश्चित क्षेत्र में ही रहने को कहा जाता है। सप्ताह में वो एक आध बार बाजार उनको ले जाया जाता है, जहाँ से उनको 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से निश्चित दुकान से ही सड़ा गला चावल खरीद सकते हैं, 2.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। जब इस घटना की त्रिपुरा सरकार को रिपोर्ट की गई तो घटना की छानबीन की गई, जिसमें 94 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। उन्हें उचित मजदूरी, खाने पीने, आवास की सुविधाएं दी गई। उन्हें पुनः उनके मूल निवास राज्य के गांवों में भेजा गया। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रत्येक बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए अधिकतम 20,000 रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया। इससे पुनर्वास के प्रयास में अधिक वास्तविकता आ गई। अनुदान में से एक मजदूर को एक निश्चित राशि मुक्त होने के तत्काल बाद दी जाती है। राज्यों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि 1985-86 के दौरान पहचाने गए और मुक्त किए गए 79% बंधुआ मजदूर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। केरल व हरियाणा में पहचाने गए मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों का 100% पुनर्वास किया गया, जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में यह उपलब्धि 95% तथा गुजरात व राजस्थान में 90% से अधिक रही। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के जोरावरपुर और रतनपानी गांवों के बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास योजना का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आयोग द्वारा अध्ययन किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक परिवार को 15 या 16 बीघा जमीन और 600 रुपये उपलब्ध कराए गए। लाभार्थियों ने कुएं खोदकर जमीन को खेती योग्य बनाने में स्वयं पहल की। इस संदर्भ में यह देखा गया है कि केंद्र सरकार तो आर्थिक सहायता देने को तैयार है, किंतु प्रांतीय सरकारों ने इसमें कम रुचि दिखाई है। बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता का पूरा उपयोग करें, उनके पुनर्वास का कार्यक्रम बनाएं, मुक्त किए गए श्रमिकों को पुनः बंधक न बनाया जाए और इस बात की पूरी सावधानी रखी जाए। रूरल डेब्ट रिलीफ एक्ट को कठोरता से लागू किया जाए, जिसको हम कहते हैं ग्रामीण ऋण राहत अधिनियम। अतः इस स्थिति पर भी नज़र रखी जाए। बंधुआ मजदूर प्रणाली के लिए प्रमुख रूप से गरीबी उत्तरदायी है, अतः बेकारी एवं गरीबी को समाप्त करने के कुछ उपाय किए जाएं। इन सारे उपायों से बंधुआ मजदूरों की समस्याओं का अंत किया जा सकता है। धन्यवाद।